हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 3। दोस्तों, यह हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस में से एक वीडियो है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप देते हैं तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहिए। पहला प्रश्न है, आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है? आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल कहकर पुकारा है? तो इसका जवाब है मिस्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार देवसेन द्वारा कृत, जो कि 933 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आल्हा खंड किस रचना का नाम है? इसका जवाब है परमाल रासो का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? उत्तर है यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रमाणिक रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना गया है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो जी को। अगला प्रश्न है, ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया? ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना आरंभ करने का जो काम शुरू किया वह अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, मेरुतंग को क्या कहा गया है? मेरुतंग को कहा गया है अभिमान मेरु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ कब प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है? इसका जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा रखी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा 693 से 1693 ईस्वी रखी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस महाकाव्य की श्रेणी में आता है? पृथ्वीराज रासो किस महाकाव्य की श्रेणी में? विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ जिन्न दत्त सूरी की किस कृति से माना जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है उपदेश रसायन रास से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है? कौन सा ग्रंथ है? जवाब है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल का नाम गद्य काल है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किस आलोचक ने माना है? हिंदी साहित्य में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कौन माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है,
अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है? किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने लिखा है? इसका जवाब है नूह सिपहर में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो इंदु की किस कृति से माना जाता है? अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो इंदु की परमात्म प्रकाश तथा योगसार कृति से माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कुछ पद किस संग्रह में संग्रहित हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है? पृथ्वीराज रासो के कुछ पद किस संग्रह में संग्रहित हैं? जवाब है पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, खुमान रासो की भाषा क्या है? इसका जवाब है खुमान रासो की भाषा राजस्थानी भाषा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंदबरदाई के कौन से पुत्र हैं? पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंदबरदाई के जणहर पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानी है? किस आलोचक ने? इसका जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। अगला प्रश्न है, अजय वज्र और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा था? अजय वज्र और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को कहा संध्या या संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान माना गया है लुइपा का। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संबंध किस साहित्य से है? वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला सवाल है, फागु काव्य में सबसे प्राचीन कौन है? फागु काव्य में सबसे प्राचीन काव्य है जिनचंद्र सूरि फागु। जिनचंद्र सूरि फागु सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख कहाँ मिलता है? जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख राठौड़ा ख्यात में मिलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है? इसका जवाब है पिंगल शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। अगला प्रश्न है, राउल वेली में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन कौन सी बोली है? सबसे प्राचीन बोली है, इसका जवाब है राजस्थानी बोली। अगला प्रश्न है, विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है? विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ है पदावली। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति जी की पदावली रचना की भाषा है मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? इसका जवाब है कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरि द्वारा कृत कौन सा ग्रंथ है? आदिकालीन साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माल कहा। कुवलय माल कहा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? जवाब है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को किसकी रचना घोषित किया है? राहुल सांकृत्य के अनुसार हमीर रासो के छंदों को
जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है? अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की रचना है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, वसंत विलास में किस पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है? वसंत विलास में जवाब है, वसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, वसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? इसका जवाब है, वसंत विलास फागु काव्य है। अगला प्रश्न है, रोड़ाकृत राउलवेली से नख शिख वर्णन के किस परंपरा का आरंभ माना गया है? रोड़ाकृत राउलवेली से नख शिख वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना गया है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ा कविकृत कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है राउलवेली। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को कहा है वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई का मूल नाम क्या था? चंदबरदाई का मूल नाम था चंद। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? इसका जवाब है, चर्यापद के रचनाकार हैं शबरपा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंद का तोता किसको कहा गया है? इसका जवाब है, हिंद का तोता कहा गया है अमीर खुसरो को। आज का सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, उसी प्रकार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।